बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरानी एटमी ठिकानों पर बमबारी की है। ट्रंप ने कहा फोर्डो समेत 3 परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अब अमेरिका ने चेतावनी देते हुए ईरान को चुप रहने के लिए कहा है। कहा या तो ईरान शांत रहेगा या तो बर्बाद कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर सफलतापूर्वक हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने फोर्डो को प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बमबारी की और अब सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य ताकत की मिसाल बताया। कहा अब शांति का समय है। ये हमले ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल के कुछ शहरों में मिसाइलें दागी है। इजराइल के कई शहरों में इस समय लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। लोग लगातार बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने कहा कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, नागरिकों को रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। हालांकि ट्रंप ने अपने संबोधन में इन हमलों को सफल करार दिया और ईरान को शांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए कहा। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिका की ओर से प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को किसी तरह का खतरा नहीं है। इससे पहले ईरान ने धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका का हर नागरिक और सैनिक हमारे निशाने पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर रिसर्च साइट पर हमले में 6 बंकर बस्टर बम्बों का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, फिर हम आपको बताएंगे B2 बम इसे कहा जाता है। और ऐसे में ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर रिसर्च साइट के हमले पर आपको बता दें 6 बंकर बस्टर बम्बों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI ने हमलों के बाद बयान जारी कर कहा पिछले कुछ दिनों से दुश्मन की ओर से किए जा रहे बर्बर हमलों के क्रम में आज तड़के फोर्डो, नातांज और इस्फहान में देश के परमाणु ठिकानों पर ईरान के दुश्मनों ने हमला किया। बयान में कहा गया कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से परमाणु अप्रसार संधि NPT का खुला उल्लंघन है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI ने पुष्टि की है कि फोर्डो, नातांज और इस्फहान सहित देश के 3 परमाणु ठिकानों पर दुश्मन ने हमले कर दिए हैं। संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA पर उदासीनता और मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा यह हमले उस संस्था की निगरानी में हुए जो परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी निभाती है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन हमलों की निंदा करने की अपील की और स्पष्ट किया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम के विकास को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका की ओर से ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई। इसे खतरनाक बढ़त अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए सीधा खतरा करार दिया। गुटेरेस ने कहा कि सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं, आगे का रास्ता केवल बातचीत, कूटनीति से ही निकलेगा जो है समाधान। बता दें आपको कि ट्रंप ने ईरान से शांति स्थापित करने की अपील करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना को बधाई दी, चेतावनी दी अगर ईरान ने अभी शांति नहीं अपनाई भविष्य के हमले कई ज्यादा भीषण होंगे। ट्रंप ने कहा या तो ईरान में शांति होगी या फिर विनाश होगा। उन्होंने कहा कि आज रात जो टारगेट चुने गए सबसे कठिन थे। ईरान पर हवाई हमलों के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका का मकसद ईरान की परमाणु सर्वधन क्षमता को नष्ट करना, उसके परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना। 40 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा, कई अमेरिकी से नफरत का शिकार हुए, इसलिए मैंने तय किया है अब ये सब और नहीं चलेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाने वाले ट्रंप के फैसले को इतिहास बदल देने वाला साहसिक कदम बताया। कहा राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं शक्ति के जरिए ही शांति आती है, पहले ताकत दिखाई जाती है फिर शांति स्थापित होती है। नेतन्याहू ने कहा कि आज रात अमेरिका और ट्रंप ने पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की है। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान के सरकारी टीवी ने चेतावनी देते हुए कहा क्षेत्रों में मौजूद हर अमेरिकी नागरिक और सैन्यकर्मी जो है
ईरान के टारगेट पर है। ये बयान अमेरिका की ओर से बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल के जवाब में आया, जिससे क्षेत्र में हालात और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच जो आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु सुविधाओं पर जो है हमला कर दिया है और पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन का इस पर बयान है। क्या कुछ कह रहा है माइकल रूबिन का, सुनिए। Well, you know, Iran oftentimes will react with bluster. However, sometimes their retaliation is then much more limited in a way that signals that they don't want this to go too much further. That said, I suspect that Ayatollah Khamenei will have to respond simply because his own legitimacy is so tied to this nuclear program. Beyond that, we hear a lot of talk about American bases in the region, whether they could become targeted. I don't think the Iranians are going to retaliate in a way that we expect. I would be much more worried about a shopping mall in Dallas, Texas, or in Iowa than I would be about the US base in Bahrain or Qatar. Right. Now, President Trump is going to address the nation at 10 p.m. Shortly from now. What are you expecting, and your reaction to this, to how this is all played out? Donald Trump is certainly going to talk about how successful Donald Trump is. That's simply the way he acts. He probably will try to put out an olive branch to say that this doesn't really need to go too much further, that the Iranians need to step down. However, he will repeat his demand that they unconditionally surrender their nuclear program. Now, that may seem extreme, but remember, we've had situations like this before. In 1991, South Africa, which was still at the tail end of its apartheid regime at the time, decided to come clean and give up not only its covert program, but its nuclear weapons that it had built. And it took the International Atomic Energy Agency 19 years then to certify that its disarmament was complete. Also in 2003, when Muammar Gaddafi decided to give up his chemical and biological weapons program, he actually allowed American and British intelligence to come into Libya in order to dismantle the factories and ship them out of the country. We wanted to do that before he changed his mind. The question now is anyone going to be willing to do that with regard to Iran's nuclear program and nuclear material? Frankly, I think this is where India could step forward, because India is the only country in the world that is trusted by the United States, by Israel, and by Iran. Right. You talked about Iran's nuclear program and, its capabilities. What are the implications for this program, the timeline, and, what can happen next? Well, the biggest danger was that if you had the core of the nuclear program remain in Fordo, underground, that Iran could reconstitute this. Now, how quickly they could reconstitute the program would depend on how they were reconstituting it. If they were doing it alone, it could be years. If they were using Chinese, North Korean, Pakistani, and Russian scientists, it could be a matter of months. Now, however, it's going to be much harder for Iran to reconstitute that program, and ordinary Iranians are going to be asking, why is it that we had to suffer such deprivation for the last 3 decades for a nuclear program, which now no longer exists? Is this a wise investment for the regime to continue when we're having trouble putting food on our table and rebuilding our country? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि यह एक पूर्ण युद्ध होगा। मुझे संदेह है यूरोपियन संयुक्त राष्ट्र और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को पीछे हटने के लिए एक रास्ता देने की कोशिश करेंगे। और फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है, ईरान का नेतृत्व खत्म करना अमेरिका की इच्छा नहीं, जबकि इजरायली सर्वोच्च नेता अली खमेनी के छुटकारा पाना चाहते हैं और शासन परिवर्तन चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति ऐसा नहीं करने की है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका अयातुल्लाह खमेनी को जीवित रखना चाहता है, और यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो यदि औपचारिक आत्मसमर्पण होता
तो वे चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण हस्ताक्षर करे, सत्ता को एक अंतिम प्राधिकरण को सौंप दे ताकि कोई शून्य यानी जीरो की स्थिति पे न आए। वही आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है जिसने एक्चुअली सारी दुनिया को एक किस्म से चौकन्ना कर दिया बिल्कुल, और वो है कि जो ट्रंप चेतावनी दे रहा था ईरान को कि वो किस तरीके से वो अगर ईरान ने उसकी बात ना मानी, यूरेनियम इनरिचमेंट के जो प्रपोजल्स दिए हैं और बॉम्बिंग ऑफ इजराइल इत्यादि सारा मिला के कि आप अपनी एक्टिविटीज कर्टेल करिए, और उसने जो चेतावनी दी थी उसको पूरा कर दिया। उसने अपने 3 जगह पे ननांस्क, फरदौ और इस्फहान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर उन्हें अटैक किया और खास बॉम्ब से अटैक किया है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है, और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा, और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहां रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए, अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है, ये दूसरी बात है। और अमेरिका, इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से 2 पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने की इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नेदरलैंड में समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहां से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे, लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं, तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहां से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है, चीन को देखना है। अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है।
भारत का दोस्त है ईरान, भारत का दोस्त है इजराइल, दोनों हमारे दोस्त हैं। और दोस्त का मतलब काम आते हैं दोनों। हमारे ऑयल सप्लाई के लिए है और ट्रेड है, और हमारे सांस्कृतिक कनेक्शन है ईरान के साथ में। और इजराइल हमारा क्लोज फ्रेंड है, जिसको कहते हैं इमोशनल कनेक्ट इजराइल के साथ में है। इजराइल, हमारे लोग इजराइल में बसे हुए हैं, ये भी बात है। तो ये सब दोनों पहलू को रख के भारत को भी एक बहुत ही सोच विचार करके अब काम करना पड़ेगा। भारत की जो प्रेजेंट नीति है उसके ऊपर वो अमल करेंगे, और मेरे ख्याल से पर्सनैलिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को थोड़ा उठाएंगे दोनों खेमों पे कि भाई अब किस तरीके से लड़ाई का आप अंत करिए और उसको नीचे लाइए। तो अभी अब देखना होगा। अमेरिका के पास वेपन्स हैं, MOAB, मैक्सिमम ऑर्डिनेंस, एयरबस्ट, डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं जो वो B-2 बॉम्बर से लॉन्च करता है। उसे न्यूक्लियर वेपन भी लॉन्च कर सकता है, वो दूसरी बात है, पर हैवी वेपन बॉम्ब्स हैं, ये 200 फीट गहराई के अंदर जाकर पहाड़ों में से निकाल के, जो अगर कोई जगह छुपी हुई हो उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही विध्वंसक बम है, जैसे कि आपने अफगानिस्तान में देखा था डेजी कटर 2, ये उस कैटेगरी के बॉम्ब हैं और वैसे ही बॉम्ब हैं। तो अभी बमबारी भी बहुत है, अब हानि भी बहुत होगी ह्यूमैनिटी की, एनवायरनमेंट की। इस सब का निवेश, इस सब का जो रिजल्ट होगा बहुत हानिकारक होगा। अच्छा हो कि कोई इनका बीच बचाव कर पाए और ईरान इजराइल को साझेदारी की टेबल पे बैठाया जाए और नेगोशिएशन शुरू की जाए। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना है, और ऐसे में आपने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, तमाम बयान आपने सुने, और इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।